अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MDS 646 की मिड टर्म ऑब्जेक्टिव के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सब जितनी भी इसमें क्वेश्चन आएंगे उनके बिल्कुल कंफर्म आंसर बताऊंगा, साथ में मैं आपको वेरीफाई करके दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। जो क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे आपको उनके भी आंसर आ जाएंगे। जो क्वेश्चन इस वीडियो से रह जाएंगे इंशाल्लाह अगर आपके वो क्वेश्चन भी आ जाएं तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन इज अप्लाइड ऑन कि पार्शल u बाई पार्शल t के बाद जब हम बैकवर्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर मैं आपको इसके हैंडआउट्स में बताता हूँ। हैंडआउट्स देखें तो हैंडआउट्स में देखें आपके पास पार्शियल u बाई पार्शियल x का फार्मूला हमसे बैकवर्ड में पूछा गया है। तो बैकवर्ड का इसका ये वाला फार्मूला है, ठीक है। इसके ये 8 के 8 फार्मूले आपने याद करने हैं। ये आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं, MCQs पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग में नहीं थे लेकिन इन दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड का फार्मूला, बैकवर्ड का फार्मूला, सेंट्रल के दोनों फार्मूले इस तरह डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि टाइम डेरिवेटिव फॉरवर्ड बैकवर्ड और दोनों सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूले। तो इनको याद करने का इजी तरीका है कि फॉरवर्ड में आपके पास क्या आएगा कि फॉरवर्ड में आपके पास यहाँ पे यू आई आता है, आई प्लस 1 होगा और जे ऐसे ही होगा माइनस यू आई जे, ठीक है। बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में उसके उलट जाएंगे, यू आई जे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे यू आई माइनस 1 जे। बैकवर्ड हम ये करेंगे, ठीक है। सेंट्रल में हम ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में ऐड भी करेंगे, माइनस भी करेंगे और जो आई जे के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके ये माइनस भी करेंगे, एक टर्म ऐड हो जाएगी, डिवाइड बाई एच स्क्वायर आ जाएगा जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर हम जब टाइम डेरिवेटिव की बात करें टी के हवाले से जब डेरिवेटिव होगा तो डिवाइड बाई के आ जाएगा सबके, ठीक है। तो ये 8 के 8 फार्मूले आपने याद करने हैं, इनको लाजमी याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा गया है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने याद रखने की डिवाइड बाई के आएगा। अब के देखें इन दोनों फार्मूले में है, ठीक है, के इन दोनों फार्मूले में है। लेकिन नीचे वाला फार्मूला देखें तो इसने आई माइनस 1 फर्स्ट स्टेप में किया है, लेकिन आई माइनस सॉरी जे माइनस 1 इसने फर्स्ट स्टेप में किया है, लेकिन जे माइनस 1 हमने सेकंड स्टेप में करना होता है बैकवर्ड में। तो ये वाला इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने आपको इक्वेशन गिवन है, एक्स यू आपको गिवन है, यू ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स काज ऑफ जी प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ई की पावर जी, और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखें फर्स्ट टर्म में एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा काज ऑफ जी, क्योंकि काज ऑफ जी यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर होगा, क्योंकि यहाँ पे जी काज का वेरिएबल जी है तो ये कांस्टेंट कंसिडर होगा। साथ में एक्स का डेरिवेटिव आएगा जो कि 1 हो गया, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, वाई स्केयर कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ये आंसर आना है, ठीक है। तो इसके आंसर को देखें, इसका आंसर आपके पास ये वाला इसका राइट आंसर बन रहा है, काज ऑफ जी प्लस 2x वाई स्केयर ई की पावर जी। तो सिंपल डेरिवेटिव था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज बिलो इज गिवन बाय। तो ये कौन सी है आपके पास, ऑप्शन है होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो लीनियर के लिए आपने याद रखना है, लीनियर आपके पास वो इक्वेशन होगी जहाँ पे आपके पास हर टर्म में u आपके पास या u आएगा या u का डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखें u खुद आ रहा है इस टर्म में, इसमें u का डेरिवेटिव आ रहा है, इसमें u खुद आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास लीनियर है, ठीक है। तो ये आपके पास बिल्कुल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रंकेशन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मोर टर्म्स इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज में अगर हमने ट्रंकेशन एरर को कम करना है
तो हम उसमें से क्या करेंगे, जो हम टर्म्स ख़त्म करते हैं, इग्नोर करते हैं टर्म हायर ऑर्डर की, उनको वापस रखेंगे, तो हमारे पास उसमें ट्रंकेशन एरर कम से कम होता जाएगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। रिटेनिंग द ट्रंकेशन एरर कैन बी रिड्यूस बाय रिटेनिंग मोर टर्म, कि ज़्यादा टर्म जब रखेंगे तो इसका हमारे पास एरर कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन न्यूमेरिकल सोल्यूशन द टर्म ओ एच इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो ओ एच आ रहा है साथ में ओ के आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, ये आपके पास ट्रंकेशन एरर है, ठीक है, जिसको हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो इसको हम ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, क्राउड मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम इज आल्सो नोन एज, क्राउड मेथड का दूसरा नाम आपके पास क्या है, इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूमेरिकल स्कीम विल स्टेबल इफ द कंप्यूटेशन एरर डज नॉट राइज विद टाइम। अच्छा, स्टेबिलिटी आपके पास की चीज़ होती है, स्टेबिलिटी की मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ। स्टेबिलिटी आपसे शार्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। स्टेबिलिटी आपके पास वो चीज़ होती है कि अगर आपके पास किसी एक स्टेप में कुछ एरर्स आए हैं, नेक्स्ट स्टेप में अगर वो एरर कम हो रहे हैं तो आपका सोल्यूशन स्टेबल है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अगर आपकी उस पिछले एरर की वजह से एरर ज़्यादा हो रहे हैं तो आपका सोल्यूशन स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन स्टेबल होगा अगर कंप्यूटेशन एरर डज नॉट राइज, कि अगली स्टेप यानी टाइम के साथ वो इंक्रीज ना करें तो आपका सोल्यूशन जो होगा वो स्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सप्लिसिट स्कीम। तो आपके पास तीन स्कीम होती हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट स्कीम और निकलसन स्कीम। तो आपने एक्सप्लिसिट स्कीम का डिसएडवांटेज बताना है, यानी कि उसका नुकसान बताना है। तो इसका नुकसान ये है कि हमें बहुत छोटे छोटे टाइम स्टेप लेने पड़ते हैं, ठीक है, जबकि इम्प्लिसिट और क्रैंक निकलसन स्कीम में हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इम्प्लिसिट और निकलसन स्कीम में हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो हम बड़े स्टेप ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट स्कीम में हम बड़े स्टेप नहीं ले सकते, हम छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो ये इसका एक में डिसएडवांटेज भी है कि हमें बहुत ज़्यादा स्टेप करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, a matrix A can be partitioned in terms of diagonal matrix, lower matrix and upper matrix। आपके पास मैट्रिक्स A है तो इसको आप लोअर मैट्रिक्स, अपर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू डी प्लस यू प्लस एल, ठीक है। तो तीनों की एडिशन जब आप करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इन द बाउंड्री कंडीशन u 0t mu 0t इज इक्वल टू म्यू 2t ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे आप देखें बाउंड्री कंडीशन आपको माना है, तो बाउंड्री कंडीशन सेकंड वाली क्या है म्यू 2t और फर्स्ट वाली क्या है म्यू 0t। एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास u होता है x ऑफ x कामा t, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और t 0 है, तो इसका मतलब सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास यानी कि b इक्वल है आ गया 2 और फर्स्ट वाली वैल्यू a इक्वल आ गया 0 के, तो b इक्वल 2 और a इक्वल 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, द इम्प्लिसिट स्कीम आर अनकंडीशनली स्टेबल अलाउइंग द यूज ऑफ। इम्प्लिसिट स्कीम आपके पास अनकंडीशनली स्टेबल, ये आपके पास स्टेबल है, अनकंडीशनली ये आपके पास स्टेबल है क्योंकि इनमें आपके पास लार्ज टाइम इनकी लार्ज इंक्रीमेंट आप इसमें दे सकते हैं। इम्प्लिसिट स्कीम और क्रैंक निकल स्कीम आप लार्ज स्टेप दे सकते हैं, तो इस वजह से ये आपके पास अनस्टेबल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, एन इनिशियल कंडीशन इज लाइक एन बाउंड्री कंडीशन बट फॉर टाइम डायरेक्शन होगा इसमें, ठीक है। आपके पास होता है यू एक्स कामन टी, ये आपके पास होता है, तो यहाँ पे एक्स की जगह आप 2 या कुछ भी लिखते हैं, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन बन जाती हैं,
लेकिन जब आप t इक्वल 0 करेंगे, यानी कि t में जब आप वेरिएशन करेंगे 0 से कहीं भी के ऊपर, तो ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन बनेगी। लेकिन टाइम डायरेक्शन में इसको जब हम चेंजिंग करेंगे तो ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन ये आपके पास इनिशियल कंडीशन बनेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इम्प्लिसिट स्कीम डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्प्लिसिट स्कीम और क्रैंक निकल्सन स्कीम दोनों में हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमने कितने बड़े टाइम स्टेप लेने हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट में होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू ऑफ लैम्डा बतानी है। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा आपके पास होती है के अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है 0.05, इस के की वैल्यू आप 1 लेते हैं, डिवाइड बाय एच की वैल्यू 0.1 लेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाना है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट इन द बाउंड्री आर। तो यहाँ पे आपके पास देखें b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 0। तो n आपके पास इक्वल होता है, ये आपके पास फार्मूला है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो b की वैल्यू आप 2 पुट करें, माइनस ए की वैल्यू 0 पुट करें, डिवाइडेड बाई एच 0.1 पुट करें, तो आपके पास इसका आंसर 20 आ जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपके पास। तो यहाँ पे आपने h बताना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको b गिवन है 2, a गिवन है 0, तो आपने वही फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर देना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n इक्वल b माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब आपने h फाइंड करना है, तो आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। तो b माइनस ए, ये 2 माइनस 0 करेंगे, डिवाइड बाई n आप 20 करेंगे, तो आपके पास 0.1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास कि इनिशियल कंडीशन आपके पास इनमें से कौन सी है। तो इनिशियल कंडीशन के लिए आपने याद रखना है u ऑफ एक्स टी होता है आपके पास। तो जब t की जगह आप 0 लिख दें, u ऑफ x 0 कर दें, तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और अगर बाउंड्री कंडीशन पूछे तो बाउंड्री कंडीशन में आप क्या करते हैं, u ऑफ x की जगह 2 कामा यहाँ पे t की जगह t रहेगा, तो ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन बनेगी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्रैंक निकल्सन स्कीम आपके पास कौन सी स्कीम है, ये आपके पास इम्प्लिसिट स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। तो आपने नंबर ऑफ ग्रिड्स पॉइंट बताने हैं, तो ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, n इज इक्वल टू होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इन फुली एक्सप्लिसिट स्कीम मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्टेप इज। तो एक्सप्लिसिट में मैंने आपको बताया कि आप बड़ा टाइम स्टेप नहीं ले सकते, वो आपके पास रेस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, आप नहीं ले सकते, रेस्ट्रिक्ट होता है। क्यों होता है, स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये पूरी लाइन आपने याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सप्लिसिट स्कीम में आप बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, आपके पास वो रेस्ट्रिक्ट होता है स्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन इम्प्लिसिट स्कीम और क्रैंक निकल्सन स्कीम में आप बड़ा टाइम स्टेप ले सकते हैं, तो इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी मुतासर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा बला रहा है, कुछ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, i इज इक्वल टू 0.0123 अप टू n है। तो आपके पास n वैल्यू ऑफ मैश पॉइंट तो क्या होंगे, तो ये आपके पास n-1 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हीट डिफ्यूजन इक्वेशन इज आ। तो ये आपने बताना है कि पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिकल है। तो यहाँ से मैं आपको इसके हैंड आउट से दिखाता हूँ, हैंड आउट से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3 में है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, इसके पीछे यहाँ ये लेक्चर नंबर 2 है आपके पास। तो यहाँ पे देखें, जब आपके पास वहाँ पे हमसे कौन सी इक्वेशन पूछी गई है, क्वेश्चन देखते हैं, हीट इक्वेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे देखें, हीट इक्वेशन आपके पास क्या है, हीट इक्वेशन को आप हीट इक्वेशन आपके पास पैराबोलिक है, और ये चेक कैसे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं, अगर वो लेस देन 0 आए तो ये आपके पास इलिप्टिकल है, इक्वल 0 है पैराबोलिक है, ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक है।
तो ये आपके पास हीट इक्वेशन आपने पैराबोलिक याद रखनी है, बाकी वेव इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन भी आपने याद रखनी है, ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं। उसके बाद बैकवर्ड का फार्मूला पूछा गया है, तो बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। तो अब यहाँ पे देखें पार्शियल यू बाई पार्शियल टी के हवाले से पूछा गया, ठीक है, पार्शियल यू बाई पार्शियल टी के हवाले से जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में फार्मूले बताए थे वो फार्मूले आपने देख लिए हैं। तो डिवाइडेड बाई की टी है, यानी कि रिस्पेक्ट टाइम हम ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाई एच आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन ठीक हो सकता है। लेकिन आप ऑप्शन बी में देखें, ऑप्शन तो हमसे यहाँ पे बैकवर्ड पूछा गया है, तो बैकवर्ड में हम पहला जो होता है पहली वैल्यू सेम एज टिव लिखते हैं और सेकंड वैल्यू में से हम -1 करते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 16 से है कि ये आप वेक्टर इक्वेशन जो होती हैं आप वाई कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है, आप लिखते हैं ए एक्स, मैं आपको पूरा बताता हूँ, एक्स को लिखते हैं आप इक्वल बी के, और ए की जगह आप एल यू लिख देते हैं, एक्स की जगह एक्स आगे इज इक्वल आगे बी के, ठीक है। अब आप यू और एक्स की जगह आप वाई लिख देते हैं, एल वाई आपके पास इक्वल होता है बी के, तो एल वाई इज इक्वल बी हम लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, क्रैग निकलसन स्कीम आपके पास क्या मेथड है, इम्प्लिसिट मेथड है। उसके बाद एन अदर नेम ऑफ एलयू फैक्टराइजेशन मेथड या डीकम्पोजिशन मेथड, इसको इसका दूसरा नाम ट्रायंगुलराइजेशन मेथड भी है। उसके बाद विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लिमिट द टाइम स्टेप इन एक्सप्लिसिट स्कीम। तो वही बात जो मैंने आपको बार बार बताई है कि एक्सप्लिसिट स्कीम में हम बड़ा टाइम स्टेप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि स्टेबिलिटी हमें ये बड़ा टाइम स्टेप रिस्ट्रिक्ट कर देती है। उसके बाद ये यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हैं। सब्जेक्टिव के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे सब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक और फाइल है, ये क्विज की फाइल है, इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हेन वी अप्लाई फॉरवर्ड डिफरेंस टाइम डेरिवेटिव ऑन। फॉरवर्ड जब अप्लाई करते हैं और सेंट्रल अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट में आप फॉरवर्ड और सेंट्रल इस्तेमाल करते हैं, और इम्प्लिसिट में आप बैकवर्ड और सेंट्रल इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि फॉरवर्ड डिफरेंस में आप क्या करते हैं, आप सॉरी एक्सप्लिसिट लिखना था मैंने, एक्सप्लिसिट में आप क्या करते हैं कि आप फॉरवर्ड प्लस सेंट्रल इस्तेमाल करते हैं, और इम्प्लिसिट में आप क्या करते हैं कि बैकवर्ड प्लस सेंट्रल, ये दोनों फार्मूले आप यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बी गिवन है, ए गिवन है, और वैल्यू एच एन गिवन है, एच आपसे पूछा गया है, तो एच इक्वल बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, ये आपके पास 0.1 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कंडीशन गिवन है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास यहाँ पे देखें एच ऑफ यू ऑफ एक्स 0 है, तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम वही क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। और उसके बाद इम्प्लिसिट स्कीम डू नॉट रिस्ट्रिक्शन फॉर, तो इम्प्लिसिट स्कीम में हमारे पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इम्प्लिसिट स्कीम आर, ये आपके पास स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें लार्ज टाइम स्टेप इंक्लूड आपके पास कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्लिसिट स्कीम डू नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन फॉर, तो इम्प्लिसिट स्कीम और क्रैंक निकलसन स्कीम, तो इन दोनों में आपके लिए टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। और एक्सप्लिसिट में आपके पास टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके बाद विच स्टेप इन क्राउड मेथड इन्वॉल्व सॉल्विंग टू ट्रायंगुलर सिस्टम टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन फॉर एल एंड यू मैट्रिसेस, तो ये आपके पास पता नहीं इसका क्या आंसर लगा हुआ है कि ब्लर पिक्चर है, समझ नहीं आ रही। उसके बाद क्रैंक निकलसन स्कीम आपके पास स्टेबल नहीं है, तो ये आप स्टेबल नहीं है, सेकंड ऑर्डर एक्यूरेसी, तो ये बहुत टाइम एंड स्पेस इसमें आएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इम्प्लिसिट स्कीम का आपने फार्मूला लिखना है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने वैल्यू फाइंड करनी है
इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है, और आपने वैल्यू फाइंड करनी है u ऑफ 0.5 और 0 पाई। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले आप देखें, आपको वैल्यू गिवन है इनिशियल कंडीशन की u ऑफ x0, आपको गिवन है साइन पाई x, ठीक है, और आपने फाइंड करनी है u ऑफ 0.5 और 0 के ऊपर। तो आप x की जगह 0.5 पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा साइन पाई, x की जगह आपके पास आ जाएगा 0.5, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है साइन पाई/2। तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 आती है, तो 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट, m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो m के लिए आपके पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू कैपिटल T माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो n के लिए आपके पास फार्मूला होता है n इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंडीशन आपको गिवन है, कंडीशन कौन कौन सी है ये आपके पास गिवन है, 0t और दूसरी आपके पास है 1t। तो ये कंडीशन कौन सी है, आपको ये अब तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन है। तो अगर इनमें आपके पास होता u ऑफ x कम 0, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच स्टेप इन क्राउड इन्वॉल्विंग टू ट्राइंगुलर सिस्टम टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन L एंड U मैट्रिसेस। तो ये आप फॉरवर्ड एलिमिनेटर इसका राइट आंसर है। उसके बाद जी कंडीशन आपको गिवन है, तो पूछा कि ये कौन सी है, आपके पास बाउंड्री कंडीशन है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद क्राउड मेथड आपके पास यूज होता है फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। उसके बाद आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है और आपने वैल्यू ऑफ h फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से 0.1 आता है, ये क्वेश्चन आपके पास से रिपीट हुआ है। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है, सॉरी इनिशियल कंडीशन गिवन है और आपने फाइंड करना है t की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, k की वैल्यू आपको गिवन है 0.01 और आपने m बताना है। तो m आपके पास इक्वल होता है कैपिटल T माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय k। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 माइनस टी नॉट 0 होता है डिवाइडेड बाय 0.01। तो इसकी मदद से आपको इसका आंसर 50 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हीट इक्वेशन आपके पास क्या चीज़ है, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ये मैंने आपको तीनों इक्वेशन बताई हैं कि हीट इक्वेशन पैराबोलिक कौन सी है, हाइपरबोलिक कौन सी है और एलिप्टिकल कौन सी है। उसके बाद जी ए और बी की वैल्यू ए इज इक्वल टू 0, बी इक्वल 2 आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इम्प्लिसिट स्कीम आपके पास अनस्टेबल अनकंडीशनल स्टेबल है लार्ज टाइम स्टेप की वजह से। उसके बाद जी आपने यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी खा चुके हैं, रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, के फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई के। तो अब अगर k फाइंड करना पड़ गया तो k के लिए आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई m। तो कैपिटल T की वैल्यू आपके पास 1 है, टी नॉट की वैल्यू 0 होती है, m की वैल्यू आपके पास 2 गिवन है। तो इसकी मदद से आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 0.05 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्राउड मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम इज आल्सो नोन एज LU कंपोजिशन मेथड भी इसको बोलते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कोई क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आई है तो आप बता सकते हैं। मेरी तरफ से ये सारे क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। बाकी आप कंफर्म करके अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में तभी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी सब्जेक्टिव वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोड होगी और इसके अलावा बाकी पेपर्स की प्रिपरेशन के हवाले से भी इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ अपलोड होंगी। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।